आज रेट्रो रिव्यूज़ में जिस फिल्म का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ उस फिल्म का नाम है अंकुश। ये फिल्म आई थी 1986 में। इसको लिखा और डायरेक्ट किया था और एडिट भी किया था एन चंद्रा साहब ने। इंडस्ट्री के बहुत ही कामयाब इंटेलिजेंट डायरेक्टर रहे हैं वो। उन्होंने हमें तेज़ाब जैसी फिल्में दी हैं। अगर मैं उनके करियर की बात करूं तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज ए क्लैपर बॉय की थी। एक फिल्म आई थी बहुत ज़माने पहले गुलजार साहब की, परिचय, जितेंद्र जिसमें लीड में थे। तो उस फिल्म से उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत करी एज ए क्लैपर बॉय। वो क्लैप दिया करते थे और फिर गुलजार को उन्होंने असिस्ट भी किया। गुलजार साहब को मेरे अपने उन्होंने करी जो शत्रुघ्न सिन्हा विनोद खन्ना साहब की बड़ी कामयाब फिल्म रही, जैसे मीना कुमारी जी की लास्ट फिल्म थी। अंकुश फिल्म का मैं रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि ये अपने दौर की बहुत कामयाब और बहुत रिलेट करने वाली फिल्म थी, क्योंकि जिस वक्त ये फिल्म बनाई गई, हालांकि इस फिल्म को बनाने के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि कितनी जद्दोजहद, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा एन चंद्रा साहब को। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि रिलेट करा लोगों ने उस दौरान। वो दौर तब था 86 का, जब बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स हुआ करती थी और एक बहुत बड़ा तबका नौकरी करा करता था वहाँ। उनकी जीविका उसी से चलती थी। टेक्सटाइल मिल्स बंद होने का दौर चालू हो गया था, डेवलपमेंट में ये शहर जा रहा था, बिल्डिंगें बन रही थी, लेकिन साथ साथ बेरोज़गारी भी बढ़ रही थी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए एन चंद्रा साहब ने अंकुश फिल्म को बनाने का सोचा। और वो कहीं, क्योंकि गुलजार साहब के साथ एक लंबा वक्त उन्होंने गुजारा था, तो उन्होंने सोचा कि वो मेरे अपने को उस दौर, मतलब मेरे अपने बहुत वक्त पहले आई थी और ये 1986 की बात थी, तो उन्होंने सोचा कि इस वर्जन को कहीं ना कहीं वो इंस्पायर थे वो गुलजार साहब के काम से। और वो खुद वर्ली में जहाँ रहा करते थे तो वो अपने इर्द गिर्द जो यंगस्टर थे, वो हालांकि पढ़े लिखे लड़के जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, पूरा दिन गली मोहल्ले में नुक्कड़ पे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, उनको उन्होंने देखा और उनके जहन में ये आइडिया आया। उन्होंने पूरी कहानी लिखी और कहानी लिखने के बाद 4-5 किरदार उन्होंने उठाए, नाना पाटेकर साहब को साइन किया और अंकुश फिल्म को बनाने की तैयारी चालू करी। अंकुश फिल्म को जब बनाया गया तो उसकी लागत ये थी कि 12 लाख रुपए में फिल्म बनी वो। खैर, मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि अंकुश फिल्म को बनाने में कितनी परेशानियां हुई और क्या क्या जद्दोजहद एन चंद्रा साहब ने या क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब मैं अंकुश फिल्म की बात करता हूँ, इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई गई। उस वक्त सब लोगों ने उससे रिलेट किया। 4-5 बेरोज़गारों की कहानी और वो कैसे बेरोज़गार हैं और क्या वजह है। और चौल में जो मुंबई की मेन, मैं बोलता हूँ कि जहाँ ज़्यादा लोगों की रिहाइश है, जहाँ आज भी लोग रहते हैं, हालांकि अब बहुत दुनिया बदल गई है, अब SRA वगैरह आ गया है, स्लम रिहेबिलिटेशन, मतलब चौल में रहने के अपने आपको शिफ्ट करा जाता है, लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। तो उन्होंने वो चौल के 4-5 बेरोज़गार लड़कों की कहानी उठाई। नाना पाटेकर लीड में थे और इतनी बढ़िया कहानी बनाई कि उस दौर में हर शख्स ने रिलेट किया। और मैं समझता हूँ कि आज भी अगर आप अंकुश देखेंगे तो आप रिलेट करेंगे, चाहे उसका डायरेक्शन हो, चाहे उसकी फ़ोटोग्राफी हो, चाहे उसका स्क्रीन प्ले हो, चाहे उसका एडिट हो। बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से सारे किरदारों को बुना गया। कैसे निशा सिंह जो उनके पड़ोस में आके रहती हैं या उस जगह आके रहती हैं कि जो इनका अड्डा होता है ना, चौल वगैरह में एक अड्डे होते हैं जहाँ बैठक होती है लड़कों की, और आज भी हैं बहुत सी जगहों में। अगर आप मुंबई शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चले जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये अड्डा है। कई बार बोलते हैं लोग वो सारे टपोरी वहीं बैठे रहते हैं, इस तरह से कहा जाता है आज भी। तो वो अड्डा जो होता है, नाना पाटेकर, मदन जैन, ये सारे दोस्त दिखाएं और ये जहाँ अपनी बैठक करते हैं, क्योंकि काम धाम तो है नहीं। और जैसे मैंने पहले ही कहा, ये उस दौर की कहानी है, तब काम धाम वाकई नहीं था। पढ़े लिखे लोग, मतलब नाना पाटेकर के किरदार ने इंजीनियरिंग कर रखी है लेकिन काम नहीं है, और वो सब वहीं उसी अड्डे पे बैठते हैं। और थोड़े दिन बाद निशा सिंह अपनी माँ आशा लता के साथ वहाँ आती हैं। उस घर में किराएदार आती हैं वजह शिफ्ट करने के लिए, और वो वहाँ पहुँचती हैं। और उसके बाद क्योंकि ये अड्डा है, क्योंकि वो वहीं रहते हैं, वहीं उनकी बैठक है, ये सब उनसे नाराज़ हो जाते हैं और कैसे उनके घर में कुत्ते को घुसेड़ देते हैं, कैसे मोहल्ले के बाकी लोगों को परेशान करते हैं। ये सारी जो बेरोज़गारी में फ्रस्ट्रेशन होता है ना, ये सारा सब कुछ वो दिखाया गया है। और कैसे निशा सिंह हैं, जो मेन लीडिंग किरदार हैं, फीमेल लीडिंग किरदार हैं, उनसे उनकी मोहब्बत होती है या
उनसे दोस्ती और एक अपनायत का, एक मोहब्बत का, एक इंसानियत का रिश्ता कायम होता है। जैसे उसमें एक किरदार है जो टिकट ब्लैक कर रहा होता है और टिकट ब्लैक करते करते उसके पीछे पुलिस पड़ती है और वो भागते भागते अपने घर के पास पहुंचता है। तो वहाँ निशा सिंह जो किरदार निभा रही हैं वो हिरन बोलती है नहीं ये बहुत अच्छा लड़का है, और अपना सोशल वर्कर का आई कार्ड दिखाती हैं पुलिस इंस्पेक्टर को और वो उसे छोड़ देता है। फिर उसको घर लेके जाती हैं और कैसे उसकी मरहम पट्टी करती हैं, एक बहन की तरह, एक दोस्त की तरह। और उसके बाद फिर बाकी सब लोग जो नाना पाटेकर की गैंग, दो राइवल गैंग दिखाई है, एक अलग गैंग और एक दूसरी गैंग। ये भी दिखाया गया है कि गणपति विसर्जन को लेकर कितना उत्साह रहा है शुरू से मुंबई घर में, इस पूरे शहर में, कि भाई इन लोग का ट्रक निकल रहा है, वहाँ से राइवल गैंग का ट्रक आ रहा है और कैसे उनके बीच जो तनातनी चल रही है और जो टकरार हो रही है उसको भी बाखूबी दिखाया गया और बहुत इंटरेस्टिंग, रिलेटेबल लगता है। और कैसे इस लड़की से इन बेरोज़गारों को एक हमदर्दी और अपनापन का एहसास होता है कि जो उन्हें टपोरी, अशिक्षित, लफंगा ना समझकर इंसान समझती है, उनके जज्बातों को समझती है और उन्हें अपना मानती है। और इन चारों पांचों लड़कों के दिल में कैसे उसके लिए सम्मान बढ़ता है, ये उस बारे में कहानी है। और कैसे वो जो क्योंकि सोशल वर्कर है और हमेशा गलत के लिए आवाज़ उठाती है, राजा बुंदेला जिनके पास वो नौकरी करती है, महावीर शाह जो राजा बुंदेला के वहाँ पार्टनर दिखाए हैं जिस कंपनी में नेहा सिंह काम करती हैं, तो वो कैसे उस बात का एतराज़ करती हैं, आवाज़ उठाती हैं कि आप वर्कर के साथ गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और कैसे राजा बुंदेला और महावीर शाह मिलकर उनका रेप करते हैं और रेप के बाद ये लोग कैसे बदला लेते हैं और इसी लड़की की वजह से ये कैसे सही राह पे पहुँचते हैं। इस पूरे ताने बाने के अंदर इस पूरी फिल्म में ये कहानी है कि अगर कोई बहुत बुरा भी है ना, उससे प्यार से समझाया जाए तो वो अच्छा बन सकता है। और ये तो पढ़े लिखे लोग थे। इस बारे में पूरी की पूरी कहानी है और फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग रही है। 3 गाने हैं इसमें और जो सबसे ज़्यादा जिस गाने को मकबूलियत मिली वो थी कि इतनी शक्ति हमें देना दाता। वो दौर ऐसा रहा है कि उसे बहुत से लोगों को आज भी हिंदुस्तान में पता नहीं होगा कि वो महज एक फिल्म का गाना है, लेकिन बहुत सी जगह पे इसको भजन की तरह और एक प्रार्थना की तरह मनाया जाता है। उस दौर में तो ये हो गया था कि पंजाब नेशनल बैंक का ये थीम सॉन्ग हो गया था, उनकी लाइन हो गई थी और लिखा जाता था कई जगह। तो इस तरह का दौर देखा है इस पूरी फिल्म ने। और इस फिल्म की अगर बनने की कहानी की बात करूं तो बहुत कश्मकश, बहुत परेशानियों से, बहुत मुसीबतें झेल के ये फिल्म ने थिएटर की शक्ल देखी। उसके पीछे की कहानी ये है कि, और मैं चाहता हूँ कि आप देखिए और आप रिलेट करेंगे। आज भी बेरोजगारी है, लेकिन उस दौर में, उस दौर का कॉस्ट्यूम, उस दौर की ड्रेसिंग, उस दौर का जो टपोरीगिरी लैंग्वेज, और कैसे आप जाएंगे चौल में एक चबूतरा बना होता है और वहाँ पे नल लगा होता है और कैसे लोग बाग लाइन लगा के पानी ले आते हैं। उस दौर में हंडे हुआ करते थे, सिल्वर के हंडे हुआ करते थे। बहुत बहुत प्यारी फिल्म बनाई और लोगों ने बहुत सराहा फिल्म को। और एन चंद्रा और जितने भी लोगों ने फिल्म में काम किया था, सबके लिए नए दरवाजे खुल गए। अब इस फिल्म से जुड़ी हुई मैं आपको चंद बातें और बताता हूँ जो शायद हो सकता है आपको पता हो, लेकिन मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। एन चंद्रा साहब ने ये फिल्म 12 लाख रुपए में कंप्लीट करी और इस फिल्म ने बिजनेस किया 95 लाख रुपए का। लेकिन एन चंद्रा साहब ने जब इस फिल्म को बनाने की शुरुआत करी तो एन चंद्रा साहब के पास प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी प्रोड्यूसर उन्हें बैक करने के लिए रेडी नहीं हुआ। फिर ऐसे जैसे तैसे करके हाथ जोड़ के उन्हें सुभाष नाम के एक प्रोड्यूसर मिले जिन्होंने फिल्म को बैक करना चालू किया। अब फिल्म फ्लोर पे आई, फिल्म बनना चालू हुई और नाना पाटेकर बहुत बाद में आए। नाना पाटेकर की कास्टिंग के लिए भी ऐसा हुआ कि नाना पाटेकर को जब कास्ट किया गया तो उन्हें पूरी फिल्म के लिए 10,000 रुपये फीस दी गई और उस 10,000 रुपये के अंदर 3,000 रुपये उन्हें एडवांस दिया गया और 7,000 रुपये उनसे कहा गया कि जब फिल्म कंप्लीट हो जाएगी, जब फिल्म बिक जाएगी तो आपको 7,000 रुपये मिलेंगे। एन चंद्रा साहब की सबसे पहली परेशानी थी प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा। दूसरी परेशानी ये हुई कि प्रोड्यूसर मिल गए, सुभाष जी मिल गए। उन्होंने, मैं सुभाष घाई साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मराठी प्रोड्यूसर थे जिन्होंने एन चंद्रा को बैक किया और उन्होंने बोला कि चलो मैं पैसे लगाता हूँ। एक वक्त के बाद फिल्म बनते 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 आलम ये हो गया कि पैसे ख़त्म हो गए। फिर एन चंद्रा साहब ने अपनी बीवी और अपनी बहन दोनों के गहने बेच दिए। फिर फिल्म की शूटिंग चालू हो गई और होता रहा। फिर ये हुआ कि अब फिल्म एंड स्टेज पे आ गई है और वहाँ फिर पैसे ख़त्म हो गए। अब वो सोच रहे हैं कि यार कैसे करें, क्या होगा। अच्छा, गानों को लेकर भी बड़ा दिलचस्प है।
जो एक नेशनल एंथम बन गया था, इतनी शक्ति हमें देना दाता, वो आज भी लोग सुनते हैं। आप सुन लीजिए, कई जगह पे सुना जाता है। जिस शख्सियत ने इस गाने को गाया था उसे महज 250 रुपये दिए गए। अब सोचिए, 12 लाख की फिल्म एंड हो गया भाई। अब फिर पैसे खत्म हो गए। एन चंद्रा साहब फिर परेशान कि क्या करा जाए। एन चंद्रा साहब ने नाना पाटेकर साहब को बोला और नाना पाटेकर साहब ने 2 लाख रुपए में अपना घर बेचा और वो 2 लाख रुपए नाना पाटेकर साहब ने एन चंद्रा साहब को दिए। उसके बाद फिल्म ने जाके कहीं थिएटर की शक्ल देखी। और सबसे इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात यह है, जिस साल में ये फिल्म रिलीज हुई उसी साल में द शोमैन सुभाष घाई साहब की कर्मा और श्रीदेवी जी की नगीना, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की आखिरी रास्ता ने 4 करोड़ रुपए कमाए और नगीना ने 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए, कर्मा ने 7 करोड़ रुपए कमाए। और इन इतने बड़े बड़े स्टार्स के बीच में एक छोटी सी फिल्म जो 12 लाख रुपए की रकम से बनी थी, उस फिल्म ने 95 लाख रुपए कमाए। और सिर्फ 95 लाख रुपए ही नहीं कमाए, इस फिल्म से जुड़े जितने भी लोग थे उन सब के लिए दरवाजे खुल गए इंडस्ट्री के। फिर एन चंद्रा साहब ने उसी को फॉलो करते हुए प्रतिघात बनाई, फिर तेजाब बनाई, फिर नाना पाटेकर साहब को भी काम मिलने लगा। महावीर शाह के लिए ये इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ कि महावीर शाह हर दूसरी फिल्म में विलन के लिए अप्रोच करे जाने लगे। एक दौर ऐसा था कि एन चंद्रा साहब जाते थे प्रोड्यूसरों के पीछे, लेकिन जब अंकुश हिट हो गई तो प्रोड्यूसर उनके पीछे घूम रहे थे कि भाई हमारे साथ फिल्म कर लीजिए। बड़े अजीब किस्से हैं इस इंडस्ट्री के और इस बॉलीवुड के। उसमें से एक किस्सा यह था, और रेट्रो रिव्यू में मैं चाहूँगा कि आप अंकुश एक बार ज़रूर देखें। आप किसी भी उम्र में आते हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो आज के यंगस्टर हैं वो ज़रूर देखें। हालांकि बेकारी आज भी है, बेरोज़गारी आज भी है, हो सकता है आज के कॉन्टेक्स्ट में अलग तरह से बनाया जाए अगर अंकुश को बनाया जाए तो। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।